केस नंबर 3 जो है हमारा डिस्टिंक्ट इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस केस को कैसे हैंडल किया जाता है। अब इसमें अगर आप ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि -2x + 4 एंड डिवाइडेड बाय x² + 1 और दूसरा फैक्टर है x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें दो तरह के फैक्टर्स अवेलेबल हैं। एक लीनियर फैक्टर है, जिस तरह ये x - 1 ये एक लीनियर फैक्टर है, और x² + 1 ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अब ये x - 1 जो है ये कंप्लीट इसका स्क्वायर है, तो ये असल में रिपीटेड लीनियर फैक्टर है जिसका हम सोल्यूशन पहले कर चुके हैं। तो अब इसके साथ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, लेकिन और ये डिस्टिंक्ट है यानी कि यूनिक है, इसके साथ कोई और ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है या कोई और ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जो इस जैसा हो। तो इट्स मीन ये एक यूनिक फैक्टर है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने इस फंक्शन को एक काइंड ऑफ उसकी पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन करनी होगी। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन है, और उसके लिए हम यूँ करते हैं कि हम सिर्फ ये f(x) जो दरमियान में फंक्शन लिखा हुआ है हम इसको लिखते हैं और फिर इसको आगे कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डीकम्पोजिशन होगी वो कैसे होगी, जैसे हमने पिछले केसेस में किया था कि हम सबसे पहले नीचे फैक्टर्स लिख लेंगे। तो फैक्टर x² + 1 आ जाएगा, और इसके ऊपर फिर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररिड्यूसिबल है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसके ऊपर जो कांस्टेंट लिखेंगे वो a और a के साथ x लिखेंगे। ठीक है, और प्लस साथ एक और कांस्टेंट लिखेंगे जो विदाउट एनी वेरिएबल लिखेंगे। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर कम से कम दो कांस्टेंट्स लिखने होंगे जो कि अननोन हैं a और b, वो ऐड होने चाहिए, और उनमें जो हमारा पहला कांस्टेंट है उसके साथ हम x वाला वेरिएबल साथ लिखेंगे। x इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो x वेरिएबल वाला था। अगर कोई और किसी और वेरिएबल का फंक्शन होता तो फिर हम वो लिखते, लेकिन मेक श्योर हमें ये करना है कि किसी एक कांस्टेंट के साथ, जो पहला कांस्टेंट है उसके साथ हमें x वेरिएबल लिखना है और दूसरे के साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखना। और बाकी जो हमारे लीनियर फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह हम x - 1 लिखेंगे और इसके ऊपर c लिख देंगे, एंड प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर हमारा d आ जाएगा। तो ये उसी तरह नॉर्मल जो हमने लीनियर फैक्टर्स देखे थे ये उसी तरह। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो x की पावर्स हैं उनके हमारे पास फंक्शंस आ जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो नीचे डिवीजन में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² + 1 × x - 1 होल स्क्वायर, हम दोनों इस कंप्लीट इक्वेशन को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इस इक्वेशन को एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम इसको। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, और उस सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो नीचे डिवीजन में है इसको मैं दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो दो नीचे पॉलिनोमियल है जब मैं इस साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ़्ट साइड पे तो सिर्फ -2x + 4 रह जाएगा। बाकी जो राइट साइड होगी इसकी, जब मैं इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी मेरे पास ये बच जाएगा। तो एक्चुअली ax + b जो है इसके साथ हमारा x - 1 स्क्वायर का जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। और फिर हमारा जो c है, इस c के साथ जब हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो x - 1 वाला एक फैक्टर है ये इसके स्क्वायर के साथ, चूँकि ये दो दफ़ा लिखे हुए हैं तो एक फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो x² + 1 × x - 1 ये आ जाएगा। इसी तरह जब हम d के केस में जाएंगे तो अब चूँकि इसमें x - 1 ये फैक्टर स्क्वायर वाला है और ये दो दफ़ा आ रहा है, तो जब इसके साथ कैंसिल होगा तो सिंपल
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो यहाँ स्क्वायर है इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहाँ हम ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और ये जो d है ये फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो हमारे वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दोनों फैक्टर्स को ए एक्स प्लस बी जो है इनको हम अंदर इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा कि सबसे पहले हम इस ए एक्स को इस पूरे फैक्टर के साथ, इस पूरी जो पॉलिनॉमियल छोटी सी लिखी है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ए एक्स माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा रिज़ल्ट जो बनेगा वो क्या होगा कि ए एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स माइनस 2a एक्स का स्क्वायर। तो ये ए एक्स वाला जो टर्म है, जो पार्ट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम प्लस बी जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका हमारा आंसर आएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस 2b एक्स। ठीक है, तो ये हमारी पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम इस c के लिए यही काम करेंगे, इस c वाले c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारा आएगा सी एक्स का क्यूब माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी, और उसके बाद हमारा जो d वाला पार्ट है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी, और हमारे यहाँ लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा माइनस 2x प्लस 4। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आया। अब इसमें से हम जो सेम पावर्स वाले हैं, जिस तरह क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स है और विदाउट एक्स, इन सब को हम ज़रा कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट बना वो क्या होगा, हमारे पास ए एक्स क्यूब है और इधर से सी एक्स क्यूब है। तो हम जब इसमें से इनको इकट्ठा करेंगे और एक्स क्यूब में कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास ए प्लस सी उसका मल्टीप्लाई बाई क्यूब, जो मैंने कॉमन ले लिया। फिर मैंने जो स्क्वायर वाले हैं माइनस 2a एक्स स्क्वायर है, बी एक्स स्क्वायर है, माइनस सी एक्स स्क्वायर है, और जहाँ डी एक्स स्क्वायर है, तो इन सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और इनको ज़रा कंबाइन कर लिया। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा माइनस 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, और कॉमन इज़ एक्स का स्क्वायर। इसी तरह मैं जो एक्स वाली टर्म्स हैं वो कॉमन ले लूँगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने पास, प्लस सी एन इंटू एक्स। ठीक है, ये टर्म्स आ गई जो एक्स वाली हैं, और अब वो वाली टर्म्स हम लिख लेते हैं जो विदाउट एनी वेरिएबल हैं। तो बी माइनस सी प्लस डी। तो इस तरह ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो आंसर क्या है जी, ये जो सिंप्लीफिकेशन कर ली है, इस सिंप्लीफिकेशन के बाद अब हम जो अगला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे उसको हम कहेंगे कि हमें इक्वेट करना होगा अपनी ये जो पावर्स वाले कोफिशिएंट्स हैं इनको। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, जो एक्स की पावर्स के जो डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं, हम उनको इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हम काम करेंगे फॉर एक्स क्यूब, कि जब जो एक्स की क्यूब वाली टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं। तो अब अगर हम
इधर लेफ़्ट साइड पे देखें, इस इक्वेशन में अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो इसमें एक्स क्यूब वाली कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पे तो हमारा आंसर आया 0, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो एक्स क्यूब के लिए हमने जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो a प्लस सी है। ठीक है, अब हम इसको फॉर एक्स स्क्वायर के लिए देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगी, अगेन लेफ़्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो हम इधर 0 लिखेंगे, और राइट साइड पे फिर एक्स स्क्वायर के लिए ये पूरा हमारा कोफिशिएंट है, और दिस इज़ -2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, इसी तरह हमारा फॉर एक्स पावर 1 जो कि सिंपल जिसको हम एक्स कहते हैं, तो अब अगर उसको हम देखें तो हमारे इस इक्वेशन के मुताबिक जो लेफ़्ट साइड पे कोफिशिएंट है एक्स का वो दैट इज़ -2, और राइट साइड पे हमारा एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ a माइनस 2b प्लस सी। ठीक है, और अब हमारा लास्ट फैक्टर जो रह गया है वो होगा दैट इज़ फॉर एक्स पावर 0 या कांस्टेंट। तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ जो x पावर 0 है, 4 के साथ x की पावर 0 है, तो ये वो कोफिशिएंट है जो x पावर 0 के लिए, तो दिस इज़ 4, और ये हमारे x पावर 0 ये वाला फैक्टर है, इसको मैं x पावर 0 लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। तो b माइनस सी प्लस डी। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, इन इक्वेशंस को भी हम नेम्स असाइन कर देते हैं। लेट्स इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए और इन पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए हम अब ट्राई करेंगे कि किसी तरह हम इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकें, तो हमें इनकी वैल्यूज़ पता कर चल सकें। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो इसमें इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें 2 टर्म्स हैं a प्लस सी, और ये इक्वल टू 0 आ रही है। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ये जो a है और ये c, ये दोनों अगर हम इसको आपस में करीब ले आएँ तो ये a प्लस सी ही है असल में। तो ये a प्लस सी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, ये 0 के इक्वल है। तो अगर हम ये पूरी इक्वेशन जो कि 2 इक्वेशन है a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो हमारे पास एक b रह जाएगा, और b से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि पुट a प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो हम इक्वेशन नंबर 4 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ -2 इज़ इक्वल टू, और ये -2b है और प्लस 0, क्योंकि ये हमारा 0 था तो इससे हमारा आंसर क्या आया। अब 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब मैं यूँ करता हूँ कि इसमें से -2 है वो साइड पे ले जाता हूँ, तो b इज़ इक्वल टू एक्चुअली -2 डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बना, ये आपस में जब कैंसिल हुए तो b की वैल्यू एक्चुअली 1 आ गई। तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह अगर आप मज़ीद गौर करें तो क्या इक्वेशन नंबर 5 जो है b माइनस सी प्लस डी, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये 3 टर्म्स हैं ना, इसमें 3 कांस्टेंट्स हैं b माइनस सी प्लस डी। क्या और कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर ये तीनों कांस्टेंट्स बिल्कुल सेम रिलेशनशिप के साथ हमें नज़र आ रहे हों? तो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 पे गौर करें तो इस 3 में b माइनस सी प्लस डी, ये गौर करें b माइनस सी प्लस डी जो कि इक्वल है 4 के, ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर एज इट इज़ आया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम इक्वेशन नंबर 5 पूरी की पूरी 3 में पुट कर दें तो ये पूरी टर्म यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो जाएगी, और a की वैल्यू इजीली हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि पुट b माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4
इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। तो 3 के अंदर हमने जब पुट की तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, लेफ़्ट साइड पे 0 है, माइनस इक्वल टू -2a प्लस, अब चूंकि ये b माइनस सी प्लस डी था तो इस पूरी की जगह मैं 4 को रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर रिज़ल्ट क्या हुआ, मैं -2a को उस साइड पे ले जाता हूँ तो ये +2a आ गया इज इक्वल टू 4, और इससे मेरा मैं 2 को यहाँ नीचे डिवाइड कर दूँ तो मेरा आंसर जो है a इज इक्वल टू एक्चुअली 2। तो फ़ौरन से मेरा आंसर जो है वो a निकल आया। ठीक है, तो इससे मुझे कम से कम 2 वैल्यूज़ पता चल गई। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करें तो इसमें a और c प्लस के रिलेशनशिप के साथ हैं, और हमने a की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, तो इसका मतलब है अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि a और b हमें पहले पता चल चुका है, तो इससे हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। सो वी पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, a प्लस c। ठीक है, तो मैं a की वैल्यू जब यहाँ पुट करूँगा तो 0 इज इक्वल टू a की जगह 2 आ जाएगा प्लस c। तो इसको जब मैंने मज़ीद रिजॉल्व किया तो a जहाँ 2 इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे अगर लेके जाऊँगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये -2c का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं, तो क्या और कोई ऐसी, अब हमारे पास d रह गया है। तो अब अगर हम आखिरी वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, इसको यूज़ करें, इसमें हमें b और c इन दोनों की वैल्यूज़ मालूम हैं, हम इसमें अगर पुट कर दें तो d की वैल्यू निकल आएगी। सो वी पुट b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 5। तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारे पास 4 लेफ़्ट साइड पे 4 है, b की वैल्यू 1 माइनस c की वैल्यू -2 है एंड प्लस d। ठीक है, तो मैं जब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4 ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 होगा और ये 1 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3 एंड प्लस d। तो इसको जब मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँगा तो 3 इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगा, तो d इज़ एक्चुअली 4 - 3 विच इज़ एक्चुअली d का जो आंसर आएगा दैट इज़ 1। तो इस तरह करके हमने जो चारों कॉन्स्टेंट्स थे a, b, c एंड d, इन चारों की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। अब ये चारों की वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो थी, जो हमने यहाँ बनाई थी, इस इक्वेशन में हम a, b, c, d की वैल्यूज़ जहाँ पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन के अंदर, तो जो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड पार्शियल फ्रैक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है वो अप्लाई करने के बाद एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस आ जाएंगी। फिर हम उसका इजीली इंटीग्रल ले लेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली इंटीग्रल पता करना है। तो हमारे पास जो फाइनलाइज आंसर आएगा और जो a, b, c, d कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद, तो -2x + 4 ये मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, x² + 1 x1 का स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू, अब a की वैल्यू 2 थी तो 2x, b की वैल्यू 1 थी तो 2x + 1 एंड डिवाइडेड बाय x² + 1 ये आ गया। और यहाँ फिर मेरी अगली टर्म c डिवाइड बाई x - 1 आ जाएगी। इसमें c की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो -2 थी, तो जब मैं 2 पुट करूँगा इस जगह -2, तो ये जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव बना देगा, तो ये -2 जो है वो इस तरह आ गया। एंड प्लस जो d था, d की वैल्यू हमारे पास +1 थी, +1 थी, तो हमने 1 डिवाइडेड बाय x - 1 और उसका ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास वो सिंप्लीफाइड टर्म्स थी जिनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसीजर के साथ फाइंड कर लिया। ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, कॉम्प्लिकेटेड रैशनल फंक्शन था। अभी भी हमारे पास ये रैशनल फंक्शंस ही हैं क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, बट डिफरेंस इतना है कि ये सिंपल हैं, इनका इंटीग्रल फाइंड करना हमारे लिए ज़्यादा इशू नहीं है। तो अब इसका मतलब चूँकि हमें इंटीग्रल पता करना था,
तो हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो मैं इसके साथ इसको इस पूरे पर चूँकि हमें अप्लाई करना होगा, तो मैं ऐसे इसको लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने इसका इंटीग्रल पता करना है। तो अब हम बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इंटीग्रेशन के जो रूल्स पढ़े थे उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये मज़ीद आसान हो जाएगा। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि ये जो 2x+1 है, ये दो टर्म्स इकट्ठी हैं, तो मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ मज़ीद, या डिवाइड नहीं कहना चाहिए बल्कि इसको मज़ीद फ्रैक्शन इसकी बना सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2x डिवाइडेड बाय x²+1, ये एक टर्म बन गई, प्लस 1/x²+1। अब अगर आप गौर करें तो ये जो दो टर्म्स हैं, इस एक टर्म के मैंने दो टर्म्स बना दी। तो दो टर्म्स बनाने से मैं थोड़ा सा इजीली ये चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड सेपरेट कर दिया। अगर आप इनका एलसीएम लें तो ये वापस दोबारा यही आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये मैंने ऐसा क्यों किया है, उसकी वजह ये है कि नॉर्मली हमें ये पता है कि अगर कहीं कोई नीचे या किसी साइड पर भी कोई इंटीग्रल या कोई ऐसा फंक्शन अवेलेबल हो और उसका डेरिवेटिव साथ कहीं मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम इजीली उसका इंटीग्रल पता कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ कि ये जो x²+1 है, इसका जो डेरिवेटिव अब 2x होता है। तो 2x वाली टर्म जो है इसके साथ +1 ऐड हो रहा है, तो जो कि एक पूरी पूरी टर्म है, ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है। किसी का मतलब ये जो नीचे हमारे पास फंक्शन गिवन है, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव नहीं बनता तो फिर हमारे लिए मुश्किल है इंटीग्रल फाइंड करना। तो हमने इसको सिंप्लीफाई ऐसे किया कि हमने 2x को ही और 2x और जो 1 है इन दोनों को ही सेपरेट कर दिया ताकि हमारे लिए दोनों का इंटीग्रल फाइंड करना आसान हो जाए। और फिर हमने ये लिख दिया 2x-1 प्लस 1/x-1 का स्क्वायर और फिर साथ dx। ठीक है जी। और फिर हम इसको यूँ डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ कि 2x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x²+1 इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2/x-1 इंटू dx एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है जी। तो ये हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ अगर हम देखें जो पहली टर्म अगर आप गौर करें तो जो x²+1 है इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है 2x। तो इसका मतलब है इस पे हम बड़े इजीली एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं और हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। इसी तरह ये जो तीसरी टर्म है, ये x-1 जो है इसका इंटीग्रल 1 है और 1 चूँकि 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका इंटीग्रल भी ऊपर अवेलेबल है, तो ये भी इजीली परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह x-1 जो है इसका अगेन इंटीग्रल ऊपर अवेलेबल है, तो ये भी इजीली सब्स्टिट्यूशन के साथ हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम है इस सेकंड टर्म के साथ, वो ये कि x²+1 का इधर ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ हमें फिर एक और फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। तो वो फार्मूला इज़ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक फंक्शन आ जाए कि जो कि a² प्लस समथिंग u है, u², ये फार्मूला और du है हमारे पास, इसमें वेरिएबल u है, a हमारे पास कांस्टेंट है। तो वो कह रहा है कि अगर 1/समथिंग और समथिंग में आ जाए कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर और सिर्फ इसका इंटीग्रल अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो दिस इज़ एक्चुअली 1/कांस्टेंट, जो भी ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, इसका जो भी कांस्टेंट होगा ये इधर आ जाएगा, इनटू tan इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाई a कांस्टेंट। ठीक है, तो tan का इन्वर्स ऊपर वेरिएबल नीचे कांस्टेंट प्लस c। तो ये वाला फार्मूला हमें चूँकि गिवन है, तो अब अगर हम इस पे गौर करें तो इसमें u² है और यहाँ
एक्स का स्क्वायर है, जहाँ ए का स्क्वायर है और जहाँ 1 है, और 1 जो है वो अपना स्क्वायर भी होता है, तो इसको हम इस 1 को अगर 1 स्क्वायर भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है ये हमारी जो टर्म है ये इस फार्मूला की लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल पूरा उतर रही है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम इस दूसरी टर्म के लिए जहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बाकी जो 3 टर्म्स हैं इनके लिए हमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं और हमें डायरेक्ट भी पता है कि अगर जिस तरह हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर इंटीग्रल ऑफ 1/x हो या dx हो तो इसका जो आंसर आता है वो नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हमें पता है। तो क्योंकि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें ये नेचुरल लॉ ही अप्लाई करना है, तो ये भी ठीक है कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें अगर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ और मैं इसका जो फाइनलाइज्ड आंसर है वो इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरी ये जो पहली टर्म है इसका जो मेरा आंसर बनेगा वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस दूसरी जो टर्म है इसमें मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा 1/a, और a हमारे केस में चूँकि 1 है तो 1/a लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं आगे लिखता हूँ जी tan इनवर्स ऑफ u। हमारे केस में जो वेरिएबल है वो x है, तो ऊपर लिखा x, नीचे 1 आ जाएगा क्योंकि a इज़ 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये एज इट इज़ c लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लास्ट में लिख देंगे, माइनस फिर ये वाली जो टर्म है इसको हम लिख देंगे 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज़ साइड पे लिख देंगे, और इसकी जो हमने सब्स्टिट्यूशन की होगी इसी तरह, तो इस पे हमने पूरा नेचुरल लॉग अप्लाई किया, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, ये इसका फिर मॉड ले लिया। और फिर हमारे पास ये जो टर्म है इसका हमने जब इंटीग्रल कैलकुलेट किया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/x माइनस 1। मैंने जो चूँकि डायरेक्ट किए, आप इसको एक दफ़ा एक स्टेप परफॉर्म कीजिएगा और देखिएगा क्या वाकई ये आंसर का आंसर आता है, तो होपफुली आपका यही आंसर आएगा, और साथ हम सी को ऐड कर देंगे। तो दिस इज़ आवर फाइनलाइज्ड आंसर, कि जो कि हमें फंक्शन इनिशियली ये वाला जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था एक जो कि एक रैशनल फंक्शन था, उसका ये एक कम्प्लेक्स किस्म का या मुश्किल किस्म का हमारा आंसर निकला है, और वो आंसर निकालने के लिए हमें पूरा एक पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ा।